हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। आज हम मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे इसमें। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ को प्राप्त भी कर सकते हैं। ठीक है, बिना कोई दिक्कत के। अब हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? तो ये हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 322 ईस्वी पूर्व में अपने गुरु विष्णुगुप्त अथवा चाणक्य कौटिल्य की सहायता से मगध साम्राज्य के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर दिया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की तथा इसकी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई। इसने मगध पर 24 वर्ष तक शासन किया एवं भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकत्रित किया। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में उसे मेरी छत्री कहा गया था। ठीक है, ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना है। हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सैड्रो कोर्ट्स की चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान किसने की थी? तो ये जो है विलियम जोन्स ने पहचान किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, अब इसके हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कुछ पढ़ लेते हैं। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सैड्रो कोर्ट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी। ग्रीक और लैटिन लेखों में चंद्रगुप्त को क्रमशः सैड्रो कोर्ट्स और एड्रो कोर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है, जबकि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन्हें चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा था? तो ये जो है हमारे बिंदुसार बैठे थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और स्वर्ण बेलगोला मैसूर चले गए, जहाँ 298 ईस्वी पूर्व में उपवास पद्धति द्वारा शरीर त्याग दिया। इसे जैन धर्म में संलेखना संथारा कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व सम्राट बना। यूनानियों ने बिंदुसार को अमित्रकेट्स या अमित्रघात शत्रु विनाशक कहा है। ठीक है, ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहाँ तक था? तो यह जो है हमारा हिंदू कुश पर्वत तक था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान फारस से लेकर पूर्व में बंगाल तथा उत्तर से पश्चिम से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक मैसूर तक विस्तृत था। विसेंट आर्थर स्मिथ के अनुसार हिंदू कुश पर्वत भारत की प्राकृतिक सीमा थी। पाटलिपुत्र इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पश्चिमी भारत पर भी उसका अधिकार प्रमाणित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूकस निकेटर, जिसे अलेक्जेंडर सिकंदर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है, सिकंदर के सर्वाधिक योग्य सेनापति सेल्यूकस ने उसकी मृत्यु के बाद सिकंदर द्वारा विजित प्रदेशों पर पुनः आधिपत्य स्थापित करने के लिए 305 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया, परंतु मौर्य शासक चंद्रगुप्त से सेल्यूकस को पराजित होना पड़ा। इसके पश्चात सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किया तथा दहेज में हेरात, कंधार, मकरान व काबुल प्रांत प्रदान किए। बदले में चंद्रगुप्त ने उसे 500 हाथी उपहार स्वरूप दिए। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख सेना लेकर संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो यह हमारा खारोष्ठी लिपि लिखी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है, प्राचीन भारत में खारोष्ठी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप नॉरिस, लेसेन, कनिंघम और विद्वानों को जाता था।
शहबाजगढ़ी और मनसेहरा के बृहद शिलालेख खरोष्ठी लिपि में है, जबकि ब्राह्मी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो यह हमारा जो है मेगस्थनीज थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने मेगस्थनीज नामक राजदूत भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमोत्तर भारत में तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर, जो सिकंदर का सेनापति था, 305 ईस्वी पूर्व में पराजित कर दिया। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक में मौर्यकालीन सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है, जबकि पाटलिपुत्र का समांतर चतुर्भुज कहकर पालीबोथरा के नाम से संबोधित किया तथा नगर के पदाधिकारियों को एस्ट्रीनोमोई कहा। ठीक है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? तो ये हमारा तक्षशिला है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है। बौद्ध धर्मग्रस्त दिव्य वादन से ज्ञात होता है कि बिंदुसार 298 से 278 ईस्वी पूर्व के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। इन विद्रोहों को दमन करने के लिए बिंदुसार ने एक बार अपने छोटे पुत्र अशोक को तथा एक बार अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा था। तिब्बती विद्वान तारानाथ के अनुसार नेपाल के विद्रोह को भी अशोक द्वारा ही समाप्त किया गया था। वायु पुराण में अशोक को भद्रसार, जबकि जैन ग्रंथों में उसे राज विलेकथे या सिंहसेन कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो यह जो है हमारा अशोक ने कराया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। सारनाथ का स्तंभ धर्मचक्र परिवर्तन की घटना का स्मारक है, जिसका निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तंभ पर निर्मित सिंह की आकृति शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। वर्तमान में यह अशोक स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है और इसको भारत गणराज्य द्वारा भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में भी स्वीकार किया गया है। मौर्ययुगीन सभी स्तंभ बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं। अशोक पहला भारतीय शासक हुआ है जिसने अपने अभिलेखों की सहायता से प्रजा को संबोधित किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? जिसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? तो राइट आंसर क्या होगा? मास्की का लघु शिलालेख। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सम्राट अशोक के अशोक नाम का उल्लेख मास्की अभिलेख कर्नाटक में है। देवनाम्प्री अशोक इसके अतिरिक्त गुर्जरा मध्य प्रदेश, नेट्टूर कर्नाटक तथा उद्देगुलोम कर्नाटक अभिलेखों में अशोक की उपाधि प्रियदर्शी या पियदस्सी का उल्लेख है। जूनागढ़ अभिलेख में अशोक मौर्य नाम उल्लेखित है। अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के प्रधान शिलालेखों में 13वां शिलालेख कलिंग विजय सबसे बड़ा शिलालेख है, जबकि रुम्मनई देई सबसे छोटा अभिलेख है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य मंत्री परिषद में कौन राजस्व एकत्रीकरण करने से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर होगा समाहर्ता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्रीकरण के लिए उत्तरदायी मंत्री को समाहर्ता कहा जाता है। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष तथा प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था, जबकि व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश था। मौर्य काल में कर चोरी हेतु दंड स्वरूप मृत्युदंड का प्रावधान था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग एवं बलि थे। भाग एवं बलि कौन थे? ये राजस्व का स्रोत थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है दोस्तों, प्राचीन भारत में भारत एवं बाली राजस्व के स्रोत थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार भूमि का स्वामी राजा हुआ करता था। वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के लिए एक भाग का उत्तराधिकारी था। इसी कर को भाग कहते हैं। इसी प्रकार बाली भी राजस्व का स्रोत था।
अशोक ने अपनी लुम्बिनी यात्रा में भाग भू राजस्व की राशि 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी थी तथा बाली को माफ कर दिया था। अर्थशास्त्र में बाली का तात्पर्य उपकर से है, जो राजा उपज के अतिरिक्त भाग को प्रजा से लेता है। राज की भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी शीताध्यक्ष कहलाता था। दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक आप लोग जरूर करिएगा, ठीक है। किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो इसका राइट आंसर होगा भाब्रू स्तंभ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं। भाब्रू वैरट राजस्थान स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यह अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध धीराज कहा है। अशोक ने भाब्रू अभिलेख के बुद्ध धर्म तथा संघ के प्रति आस्था व्यक्त की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रज्जुक कौन थे? तो ये जो है हमारे मौर्य शासन के अधिकारी थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, ठीक है। अशोक के तीसरे अभिलेख में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। रज्जुकों की उपस्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों का अधिकार प्राप्त था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज के विषय में हमें बताते हैं उन्हें सम्मिलित हैं, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? 2 और 13 शिलालेख में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। अशोक के द्वितीय शिलालेख में समाज कल्याण, मनुष्य, पशु चिकित्सक व 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के वर्णन के साथ ही दोनों शिलालेखों से पड़ोसी राज्यों को भी जानकारी प्राप्त होती है, जिनमें संगम राज्य, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र एवं केरलपुत्र प्रमुख हैं। 9वां शिलालेख धम्म समारोह की चर्चा तथा 11वां शिलालेख धम्म नीति की व्याख्या से संबंधित है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो यह जो है हमारा राजनीतिक जीवन से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीतिक शास्त्र का एक ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक सिद्धांतों का वर्णन है। इसमें चक्रवर्ती सम्राट राजा के कर्तव्य विस्तृत कर प्रणाली तथा सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य का राजत्व सिद्धांत यूरोपीय दार्शनिक मैकियावेली के राजस्व सिद्धांत से अधिकांश रूपों में समानता रखता है। इस अधिकार पर उसे भारत का मैकियावेली कहा जाता है। अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण और 150 प्रकरण तथा 600 श्लोक है, ठीक है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? ये हमारा 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, ठीक है। अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग वर्तमान उड़ीसा पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में हुए भयंकर नरसंहार से अशोक ने युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति को अपनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह संत जिसने अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित किया, जिसका राइट आंसर क्या होगा? उपगुप्त। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, ठीक है। अशोक के बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। इन्हें अलक्षणक बुद्ध भी कहा जाता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति को त्याग करके धर्म या धम्म नीति को स्वीकार किया तथा बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? इसका राइट आंसर होगा कारुवाकी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा, ठीक है। सम्राट अशोक अपनी रानी कारुवाकी चारवाकी से अत्यधिक प्रभावित था। यह अशोक को दूसरी पत्नी तथा राजकुमार तीवर की माता थी। यह एक मछुआरों की पुत्री थी। अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए अभिलेखों में उसकी एक ही रानी कारुवाकी का उल्लेख मिलता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने संपूर्ण भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार किस माध्यम से किया? तो यह जो है हमारा धम्म महामंत्रों को भेजकर, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में धम्म महापात्रों की नियुक्ति की, जिनका मुख्य कार्य जनता में धम्म का प्रचार करना तथा कल्याणकारी कार्य करना आदि था। अशोक ने नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत की, उसे उसके अभिलेखों में धम्म कहा गया है। अशोक का धम्म राहुलोवाद सूत्र से प्रेरित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, ठीक है दोस्तों। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध वर्तमान बिहार नाम से जाना जाता था। 5वीं शताब्दी में ईसवी पूर्व में मगध की राजधानी का राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। गंगा, गंडक और सोन के संगम पर स्थित होने के कारण पाटलिपुत्र एक जल दुर्ग, जल से घिरा किला के रूप में था और शत्रुओं के लिए इस पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं था, ठीक है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा क्या है? बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला दिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये बुद्ध घोष की समान पासदीका, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, ठीक है। बुद्ध घोष के समान पासदीका में कहा गया है कि बिंदुसार के शासन के दौरान अशोक ने अवंती महाजनपद जीता और इसे मौर्य साम्राज्य में विलय कर दिया। प्राचीन भारत का राज्य अवंती वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य के क्षेत्र में है। यह क्षेत्र एक समय के लिए मालवा के ऐतिहासिक प्रांत का हिस्सा था। लगभग 600 ईस्वी पूर्व अवंती की राजधानी महिष्मती सैयद नर्मदा नदी पर स्थित आधुनिक गोदरपुरा थी, लेकिन इसे जल्द ही उज्जैनी वर्तमान उज्जैन के पास ही स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? द्वितीमुख शिलालेख, ठीक है। द्वितीमुख शिलालेख अशोक के अभिलेखों में 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख, तीसरा गुहलेख। अशोक के द्वितीय बृहद शिलालेख में चेर, पांड्य, सतीपुत्र, केरलपुत्र आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था, क्या था? तो ककनम था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, ठीक है, ककनम। सांची एक बौद्ध परिसर है जो अपने बृहद स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में रायसेन जिले के सांची शहर में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। सांची का प्राचीन काल में काकानम, काकनाया, काकनवा, काकना, दबोटा, बोटा श्री पर्वत आदि नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां, अपने शिलालेखों में अशोक सम्यता किस नाम से जाने जाते हैं? तो यह जो है हमारे प्रियदर्शनी के नाम से जाने जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, ठीक है। अशोक ने मगध पर 273 ईस्वी पूर्व में 232 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। अशोक के कुल 33 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जो सम्राट अशोक ने अपने सामान्य काल में प्रियदर्शी सम्राट अशोक द्वारा अपने शिलालेखों में प्रयोग की गई उपाधि थे। प्रियदर्शी का अर्थ है कि वह जो दूसरों को प्रेम से देखता है। यह सम्यता देवानाप्रिय के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर होगा हाथी गुम्फा का अभिलेख। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा, ठीक है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद
अर्थात 90वें वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्त की। इसका उल्लेख उसके 13वें शिलालेख से मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि कलिंग विजय के समय संभवतः वहां का राजा नंदराज था। कलिंग वर्तमान उड़ीसा युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी शांति एवं अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता, बड़ों का सम्मान भी। ठीक है, 3 का 3 था। ठीक है, अशोक का धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है। अब सिनवे बहुकायने दाया दाने सचे सोचवे माधवे सच्चे सॉरी दोस्तों साधवे चा, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता में रहना, स्वभाव में मधुरता तथा सद्भावना बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धर्म के मूल संदेशों में शांति और अहिंसा, बड़े का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? इसका राइट आंसर होगा 12वां शिलालेख। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 12वें शिलालेख में अशोक ने सभी संप्रदायों के सार वृद्धि पर बल दिया। 12वें शिलालेख में वह कहता है कि मनुष्य को अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरे धर्म का आक्रामक निंदा नहीं करनी चाहिए। एक न एक कारण से अन्य धर्मों का आदर करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य अपने संप्रदाय की वृद्धि करता है तथा दूसरे के संप्रदाय का उपकार करता है। इसके विपरीत स्थिति में वह अपने संप्रदाय को छीड़ तथा दूसरे के संप्रदाय का अपकार करता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मौर्य काल में भूमि कर, जो एक राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किन अधिकारी द्वारा एकत्रित किया गया था? तो यह हमारा सीताध्यक्ष। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, मौर्य काल में सीताध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष था। वह भूमि कर वसूलने का कार्य करता था, जबकि एग्रोनोमाई जिले के अधिकारियों को कहा जाता था। शुक्लाध्यक्ष विभिन्न प्रकार के व्यवसाय एवं व्यापार पर कर वसूलता था तथा अकाराध्यक्ष खानों का नियंत्रण करता था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किससे तुलना मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस से की जा सकती है? इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा होगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, अर्थशास्त्र राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। तो कौन थे? धर्म स्थित थे और कंट का शोधन थे। ठीक है, तो हमारा 2 और 4 बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के धर्मस्थी और कंटक का शोधन, धर्मस्थी दीवानी और कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय था। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश तथा व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ रल्क शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राजा अशोक उल्लिखित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कंगन हल्ली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, कर्नाटक के कुलबुर्गी जिले में भीमा नदी के किनारे कंगन हल्ली के बौद्ध स्तूप हैं। यहाँ सम्राट का रानी के साथ प्रस्तर पर रूप चित्र उत्कीर्ण किया गया है, जिसके नीचे रायो अशोक राजा अशोक लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन में सीता से तात्पर्य क्या है? तो उनका तात्पर्य राज की भूमि से प्राप्त आय। मौर्य काल में राज की भूमि की व्यवस्था सीताध्यक्ष द्वारा होती थी। इसके प्राप्त होने वाली आय को सीता कहा जाता था। तो दोस्तों हमारे
33 क्वेश्चन हुए। और आप लोगों को वीडियो हमारी कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी थी, वीडियो की एक लाइक आप लोग जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आते हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।